अस्सलामुअलैकुम जाने जहां में खुशामदीद और अमर बेल की किस्त नंबर 27 में भी। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये कह रहे हैं कि प्लीज़ रोज़ वीडियोस अपलोड किया करें और 1 घंटे की अपलोड किया करें। और बहुत से लोग गिले शिकवे भी कर रहे हैं कि आप अपलोड नहीं कर रही हैं। तो देखिए, मेरी भी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। दिसंबर में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 1 घंटे की एपिसोड्स अपलोड की थी क्योंकि तब मैं फ्री थी, बट नाउ आई एम बैक टू वर्क और रेगुलर बेसिस पे मेरे लिए वीडियोस अपलोड करना ही बहुत मुश्किल है। बट स्टिल मैं वीकेंड पे ट्राई करती हूँ कि मैक्सिमम रिकॉर्डिंग्स और एडिट में कर सकूँ जो कि वीकडेज में मैं अपलोड कर सकूँ। तो इट्स ऑलरेडी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अपलोड वीडियोस ऑन रेगुलरली बेसिस। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ 40 मिनट्स की एक एपिसोड आ जाए, तो आई गेस दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। आई गेस स्टिल आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड कर सकूँ, बट इट्स वेरी हार्ड फॉर मी। तो आप लोग आई होप के समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैं यूट्यूब को फुल टाइम नहीं करती हूँ। उसके अलावा जनाब, नॉवेल्स पे व्यूज़ इतने कम आते हैं, हार्डली मेरी हर वीडियो पे 200-300 व्यूज़ आते हैं मैक्सिमम, जबकि इसके पीछे एफर्ट कितनी ज़्यादा है। 4 से 6 घंटे लगते हैं एक वीडियो को बनाने में, और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक भी नहीं करते, तो मेरे भी तो गिले शिकवे बनते हैं ना फिर। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोस को देखा करें, और आपको लगता है कि आपके सर्कल में कोई और ऐसा बंदा बंदी है जिसे नॉवल में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर करें। या फिर मैंने अक्सर देखा है कि फेसबुक पे नॉवेल्स के बारे में अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं, तो आपकी नज़र से ऐसी कोई पोस्ट गुजरती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पे आएँ ताकि मैं इस सिलसिले को कंटिन्यू रख सकूँ। तो जनाब, इस वीडियो पे और इसके बाद आने वाली तमाम वीडियोस पे 100 लाइक्स कम से कम होने चाहिए। तो चलिए लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो। तो बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। अब तक जो नॉवेल में हुआ है वहां से यही लग रहा है कि अब्बास ने जो किया वो भी किसी हद तक गलत था, और जस्टिस नयाज के बेटे ने जो किया वो भी गलत था। लेकिन जस्टिस नयाज के बेटे ने जो गलत किया उसकी सजा कत्ल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर ये भी अगर देखा जाए कि कैसे कानून सजा उसे दिलवाता या वो अपने रिसोर्सेज को यूज करके बाहर निकल सकता था, तो यहाँ पे अब्बास भी बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो दोनों तरफ, दोनों सिचुएशंस में दोनों ही पार्टीज बराबर की ठीक लग रही हैं। अब देखते हैं कि एंड में इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे सिर्फ अयाज हैदर से मेरा ये इख्तलाफ है कि वो अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल करता है। उसने शहबाज मुनीर को जिस तरह से कत्ल किया, शायद उस सिचुएशन में वो उसके अपने मफाद में था, लेकिन शहबाज मुनीर की फैमिली पर क्या गुजरी, वो किस कदर अफसोसनाक थी खबर उनकी फैमिली के लिए, ये दुख उनकी फैमिली ही समझ सकती थी। तो इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि अब्बास लोग बिल्कुल ठीक हैं। वो लोग अपनी पावर का गलत फायदा इस्तेमाल करके बहुत से गलत काम कर रहे हैं, तो वो भी गलत हैं। जस्टिस नयाज का बेटा भी गलत है। तो चलिए नॉवेल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सीन वहां से शुरू होता है जहां पे भोरबन जा चुकी है अलीज़ा सिकंदर अपनी आंटी सजीला के साथ, और वहां पे कॉन्सर्ट स्टार्ट हो चुका है और ये अल्फाज बोले जा रहे हैं। ये आलम शौक का देखा न जाए, वो बुत है या खुदा देखा न जाए। गुलकारा की आवाज फजा में गूंज रही थी और सामीन गजल के हर बोल के साथ सर धुन रहे थे, और अलीज़ा गायब दिमागी के साथ बस गजल को सुन रही थी। ये ताहिरा सैयद की चौथी गजल थी। अगर वो ज़हनी तौर पर कंपोज होती तो शायद इस वक्त बाकी सब लोगों की तरह ही उम्दगी से गाई जाने वाली गजल को सराह रही होती, लेकिन इस ज़हनी कैफियत के साथ किसी गजल को सराहना, फिर हर नई गजल के साथ महफिल का रंग जमता जा रहा था, उसका दिल और उचाट होता जा रहा था, और लोगों की फरमाइशी चिटें अब एक तवातर के साथ गुलकारा के पास पहुंचना शुरू हो गई थी। और अब कॉफी सर्व की जा रही थी, और अलीज़ा ने अपने सामने पड़ी प्लेट में से कुछ सौंफ और इलायची मुंह में रखी और कॉफी का एक कप उठाकर खड़ी हो गई। और खड़ी होने से पहले उसने अपने बाईं जानिब बैठी हुई सजीला आंटी के कान में थोड़ा सा झुककर सरगोशी की। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, बस थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। और सजीला आंटी ने सर हिला दिया क्योंकि वो पूरी तरह से गजल से महसूस हो रही थी।
अलीज़ा अपनी शॉल को अपने गिर्द मजीद लपेटते हुए एक हाथ में कॉफी का मग लिए बाहर की तरफ चली गई और मौसीकी के शोर और रोशनियों से यकदम कदरे तारीकी और खामोशी में आकर उसने एक अजीब सा सुकून महसूस किया। फजा में खुनकी बहुत बढ़ गई थी और उसने अपनी तरह कुछ और लोगों को भी कॉफी के मग के साथ या खाली हाथ बाहर मौजूद पाया ही था। उनमें और इसमें फर्क सिर्फ ये था कि वो यहाँ पे अकेली थी और कॉफी के घूंट लेते वो वहां टहलने लगी और दानिस्ता तौर पर उसने बाकी लोगों से खासी दूर जाने की कोशिश की, क्योंकि वो उस वक्त किसी से भी वहां पे हेलो हाय नहीं चाहती थी। इस्लामाबाद में उसके चंद माह के कयाम के दौरान अयाज और सजीला के हल्का अहबाब में उसका खासा तारुफ हो चुका था और इस वक्त भोरबन में भी तकरीबन वही सब लोग मौजूद थे जिन्हें वो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ तकरीबात में देखा करती थी। और अब ओपन एयर की सीढ़ियों में बैठे वो दूर तारीकी में पहाड़ों के धुंधले सिरों और उन पर कहीं कहीं टिमटिमाती हुई रोशनियों को देखने लगी। और उसे वहां बैठे थोड़ी ही देर हुई थी जब उसने बहुत दूर से किसी को अपनी तरफ आते हुए देखा। आने वाला शख्स मर्द था। वो बहुत दूर से उसे पहचान नहीं पा रही थी, मगर आने वाले का रुख चूंकि उसी की समत में था इसलिए उसे ना चाहते हुए भी आने वाले शख्स पर अपनी तवज्जो मरकूज करनी पड़ी। इससे पहले कि वो इसके करीब आ जाता उसने उसे पहचान लिया, क्योंकि वो था जुनैद इब्राहिम। और सीन हुआ यहीं पे खत्म। अब जुनैद इब्राहिम कौन है वो हम जानेंगे अगले सीन में। दरअसल जुनैद इब्राहिम से उसका पहला तारुफ यहीं पे भोरबन में हुआ था। वो जिस दोपहर को सजीला के साथ आई थी वहां पे दोपहर के खाने का इंतजाम जो था वो क्लब की तरफ से था और होटल के हॉल में बफे के लिए वो भी सजीला के साथ गई थी। और सजीला वहां जाते पहले से मौजूद खवातीन के साथ गुफ्तगू और खुशगपियों में मसरूफ हो गई, तो फिर अलीज़ा ने अपनी प्लेट में कुछ खाना लिया और वो जाके खाली मेज पर बैठ गई। अभी उसे खाना खाते हुए कुछ ही देर हुई थी जब सजीला उसकी तरफ आई और उनके साथ एक दराज कद नौजवान भी था और वो था जुनैद। और सजीला आंटी उसका तारुफ करवाते हुए कहने लगी कि जुनैद, ये है अलीज़ा जिसका मैं भी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी। सजीला आंटी ने करीब आते बड़ी बेतकल्लुफी से जुनैद नामी उस शख्स से अलीज़ा का तारुफ करवाया और अलीज़ा ने हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच प्लेट में रख दिया और कुछ हैरत से उसके साथ हेलो हाय की, जो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसी की तरफ मतवज्जा था। हर अलीज़ा, ये जुनैद इब्राहिम है, हमारे बहुत ही अच्छे जानने वालों का बेटा है, आर्किटेक्ट है। मैं तुम्हें अकेले बैठा देखकर इसे पकड़ लाई हूं ताकि तुम्हें कंपनी दे सके। मैं तो तुम देख ही सकती हो कि अभी कुछ मसरूफ हूं। सजीला आंटी ने बड़ी बेतकल्लुफी के साथ कहा और उसने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सजीला आंटी को यकीन दिलाया कि कोई बात नहीं, मैं बहुत आराम से हूं यहाँ पे। और सजीला आंटी मुस्कुराते वापस चली गई और जुनैद वहीं पे खड़ा रहा। और फिर अलीज़ा ने उससे कहा कि आप बैठ जाएं। पिछले चंद माह में मुख्तलिफ लोगों के साथ इस तरह के ताल्लुकात उसके लिए कोई नई चीज तो नहीं थी। और फिर जुनैद कहने लगा कि नहीं, मैं भी सोच रहा हूं कि पहले कुछ खाने के लिए ले आता हूं। और जुनैद ने मुस्कुराते हुए उसकी पेशकश के जवाब में कहा और हॉल के कोने में लगी हुई डिशेस की तरफ बढ़ गया। और अब अलीज़ा भी खाने में मसरूफ हो गई थी। और फिर जुनैद कुछ ही देर बाद एक प्लेट में कुछ खाना लेकर उसके पास आया और कुछ देर तो दोनों के दरमियान खामोशी ही रही और वो खाना खाते रहे। और फिर जुनैद इब्राहिम ने गुफ्तगू का आगाज किया और कहने लगा कि आप क्या करती हैं? और अलीज़ा ने सर उठाकर उसे देखा और कहा, मैंने हाल ही में सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करती। वो मुस्कुराते हुए एक बार फिर अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जा होगी और जुनैद ने कुछ सोचते हुए कहा, सोशियोलॉजी? अच्छा, खैर हॉबीज क्या है आपकी? वो शायद गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता नहीं करना चाहता था। और अलीज़ा ने कहा कि कोई खास नहीं है, बस पेंटिंग करती हूँ
बुक्स पढ़ती हूँ, बस यही। और उसने कंधे उचकाते हुए कहा था। और फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा कि नाइस हॉबीज, या थैंक यू। और आप आर्किटेक्ट हैं? कुछ देर की खामोशी के बाद इस बार अलीसे ने उससे पूछा और जुनैद ने इस बात में सर हिला दिया। यहाँ आप इन म्यूजिकल इवनिंग्स के लिए आए हैं? अलीसे ने जुनैद से पूछा तो जुनैद कहने लगा कि नहीं, मुझे म्यूजिक में इतनी दिलचस्पी नहीं है, मैं बस अपने काम के सिलसिले में यहाँ आया हूं। और उसने पूछा कि काम? हाँ, वो दरअसल इस होटल की इमारत में कुछ तौसी कर रहे हैं ना, तो हमारी फर्म ने इसी सिलसिले में मुझे यहाँ भेजवाया है, जुनैद ने बताया। मैं पिछले 1 हफ्ते से यहाँ हूँ और अभी चंद और हफ्ते भी यहीं रहूंगा। आप तो यकीनन इन इवनिंग्स के लिए यहाँ आई होंगी, है ना? वो अब उससे पूछ रहा था और अली से कुछ भी कहने के बजाय सिर्फ मुस्कुरा दी, क्योंकि वो अब खाना तकरीबन खत्म कर चुकी थी और उसकी ख्वाहिश थी कि वो अब सजीला के पास चली जाए या फिर अपने कमरे में। लेकिन जुनैद अभी तक खाना खा रहा था और इस तरह उठकर वहां से चला जाना शायद गैर मुहज़्ज़ब बात थी और वो जुनैद की प्लेट के खाली होने का इंतजार कर रही थी। तभी जुनैद ने अचानक सर उठाकर उससे कहा कि आप अगर जाना चाह रही हैं तो बेशक चली जाएं। और अली से बेख्तियार गड़बड़ा गई। उसे जुनैद से इस जुमले की कोई तवक्को नहीं थी। शायद जुनैद समझ गया था कि वो इसी चीज के इंतजार में बैठी हुई है, तो वो भी कवर अप करने के लिए कहने लगी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे लगा कि शायद आप जाना चाह रही हैं मगर मेरा खाना खत्म ना होने की वजह से रुकी हुई है। और उसे जुनैद की गहरी नजर पर हैरत हुई। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ आप मुझे कंपनी देने के लिए सजीला आंटी के कहने पर ही आए हैं। उसने अपनी खफत मिटाने की कोशिश की और फिर वो मुस्कुराया और कहने लगा, लेकिन लगता है कि आपको तो कंपनी की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, और ये अंदाजा आपने कैसे लगाया? आपने खुद ही सजीला आंटी से कहा था ना कि आप कंपनी के बगैर भी आराम से हैं। उसने कुछ पहले कहा जाने वाला जो अलीसे का जुमला था वो दोहराया और उसे देखती ही रही। उसे क्या कहना चाहिए फौरी तौर पर कुछ भी उसके दिमाग में नहीं आया। वो अब अपना खाना तकरीबन खत्म कर चुकी थी और वो चुपचाप उसे देखती रही। हर अब उसे अफसोस हो रहा था कि वो जुनैद की पेशकश कबूल करके वहां से चली क्यों नहीं गई। आखिर उसे वजाहत की जरूरत ही क्या थी। आप कुछ परेशान हैं? और अलीसे उसे देखकर रह गई। नहीं, क्यों? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? वो नर्वस हो गई। वो आपका चेहरा आपके अंदर की कैफियत का आईना है। आप मुझे परेशान लगी हैं तो मैंने कह दिया, जुनैद ने नरमी से कहा और वो अब नैपकिन से अपना मुंह पोंछ रहा था। टेल क्वालिटी। उमर के बाद वो दूसरा शख्स था जिसने उससे ये बात कही थी। क्या मेरा वाकई चेहरा एक आईना बनता जा रहा है कि मैं अपनी किसी भी ज़हनी कैफियत को छुपा नहीं पाती? वो दिल ही दिल में परेशान हुई और खाना खत्म करने के बाद जुनैद वहां रुका नहीं, चला गया। लेकिन वो काफी देर तक वहीं बैठी उसके जुमले पर गौर करती रही और अब वो एक बार फिर उसके सामने था। साथ हुआ यहां पे सीन खत्म। अगला सीन शुरू होता है अयाज हैदर और अब्बास से और चीफ जस्टिस वाले सीन से। जनाब रुक जाएं 1 मिनट, आप लोग सीन स्किप करने वाले हैं? सुन लें, छोटा सा सीन है। दरअसल अयाज हैदर और अब्बास जब बाहर निकले तो जस्टिस नयाज ने मुश्तल अंदाज में चीफ मिनिस्टर से कहा था कि देखा आपने इस शख्स और इसके बेटे का लहजा। और चीफ मिनिस्टर ने कुछ भी कहने की कोशिश की लेकिन जस्टिस नयाज ने उनकी बात नहीं सुनी थी। और आप अब भी मुझे इस शख्स के साथ सेटलमेंट के लिए बुला रहे थे? हाँ। और चीफ मिनिस्टर कहने लगा कि नयाज साहब आप तो, और जस्टिस नयाज ने एक बार फिर उनकी बात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए कहा कि
इस शख्स ने ना मुझ पर मन घड़त इल्जामात की भरमार कर दिया। मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं ये दोनों बाप और बेटा। इस पर चीफ मिनिस्टर बिलाखिर अपनी बात कहने में कामयाब हो गए और वे कहने लगा कि नयाज साहब, आपने उनकी बात नहीं सुनी, कम से कम मेरी तो सुन लेना, मुझे तो कुछ कहने का मौका दें। अब चीफ मिनिस्टर के लहजे में वाज़ेह तलखी थी और जस्टिस नयाज होंठ भींचते हुए उन्हें देखने लगे। मैं अगर ये चाहता हूं ना कि आप दोनों की सेटलमेंट हो जाए तो ये काम मैं आपके लिए कर रहा हूं, अयाज हैदर के लिए नहीं। चीफ मिनिस्टर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आपकी फैमिली और खुद आपका नाम कितना खराब हो जाएगा, आपका करियर दांव पर लग जाएगा, आप जानते हैं इस बात को। और जस्टिस नयाज ने बेख्तियार मुश्तल होकर कहा कि आप कह क्या रहे हैं, क्या आपको भी इस शख्स की बकवास पर यकीन है कि मेरे बेटे ने। और उसने उसकी बात काट दी और कहने लगा, नयाज साहब, बात यकीन की नहीं है, बात उन सबूत और हकाइक की है जो मेरे सामने है। आपके बेटे ने वाकई ऐसी हरकत की थी। चीफ मिनिस्टर ने जस्टिस नयाज की बात को काटते हुए कहा, और जस्टिस नयाज ने दोबारा से अपने बेटे के मौक़िफ़ को दोहराने की कोशिश की और चीफ मिनिस्टर ने उसकी बात काट दी और कहने लगा कि ठीक है, मान लेते हैं कि आपका बेटा बेकसूर था, उसने कुछ भी नहीं किया, और ये भी मान लेते हैं कि आपने उसकी भांजी को अगवा करने की कोशिश भी नहीं की, उसके घर पर हमला भी नहीं करवाया, तो इस सबसे फर्क क्या पड़ेगा। इस मामले को तय करना तो अब आपको ही करना पड़ेगा ना। अयाज हैदर के साथ आप झगड़ा जितना बढ़ाएंगे ना, आपको ही नुकसान पहुंचाएगा, आप उसकी दुश्मनी को अफोर्ड नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर ने आहिस्ता आहिस्ता उनके सामने हकाइक रखना शुरू कर दिया और वो कहने लगा कि मैं क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं केस करूंगा उस पे। अरे बच्चों जैसी बातें मत करें शेख साहब, आप खुद जज हैं, इस मुल्क में कानून और इंसाफ के निजाम को कोई आपसे बेहतर नहीं समझ सकता। चीफ मिनिस्टर ने उन्हें टोक कर कहा और वो कहने लगे कि कितने साल भागेंगे आप इस केस के पीछे, और अदालत तो सबूत मांगती है ना, ये दोनों कहां से लाएंगे आप। अगर मुझे असली गवाह और सबूत ना मिले तो मैं झूठे गवाह और सबूत ले आऊंगा। आपने खुद ही कहा है ना कि मैं जज हूं और अदालत के निजाम को मुझसे बेहतर कौन जानता है। चीफ जस्टिस ने भी अब तंजिया अंदाज में कहा। मिनिस्टर साहब कहने लगे कि ठीक है, आप ये कर लेंगे, मगर ये सबूत और गवाह इस्तेमाल किसके खिलाफ करेंगे। अयाज हैदर एक वाहिद शख्स नहीं है, एक पूरे ग्रुप का वो नुमाइंदा है। मुझ पर पहले कहां कहां से प्रेशर पड़ रहा है आपको अंदाजा नहीं है। मैं इन लोगों को रेजिस्ट नहीं कर सकता। अब चीफ मिनिस्टर ने साफ कोई का मुजाहिरा करते हुए कहा, समझने की कोशिश करें, मुझे अपनी मियाद पूरी करनी है और मैं अपने खिलाफ कोई महाज खड़ा नहीं करना चाहता। आप अयाज हैदर को अच्छी तरह जानते हैं, वो दूसरा हथकंडा इस्तेमाल करने का माहिर है और मैं ये नहीं चाहता कि अगले इलेक्शंस में प्रेस मेरे खिलाफ कोई इल्जामात लगाए और मुझे और मेरी पार्टी को नुकसान पहुंचे। हमने इन लोगों के जरिए अगर अपने गलत और नाजायज काम करवाए हैं तो फिर हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो आंखें और मुंह सिर्फ उस वक्त तक बंद रखते हैं जब तक हम उनकी दुम पर पैर ना रखें। और फिर जस्टिस नयाज कहने लगे कि मुझे तो अफसोस हो रहा है ये देख कर कि आप इस कदर अयाज हैदर से खौफजदा हैं, लेकिन मैं खौफजदा नहीं हूं। अगर उसके पास एक प्रेशर ग्रुप है तो मेरे पास भी पॉलिटिकल सपोर्ट है और मैं उसके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। और इसी तरह उन दोनों की बहस जारी रही और आखिरकार जस्टिस नयाज ने कहा कि मैं अपने बेटे के कत्ल का सौदा कर लूं, आप ये चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर ने जो कुछ इस सारे सीन में कहा उसके बाद जस्टिस नयाज ने यही कहा और जस्टिस नयाज ने बहुत ही तल्ख लहजे में यह बात कही थी। और इस पर मिनिस्टर कहने लगा कि मैं आपको मजबूर नहीं करता, आप अपने ऑप्शंस को देख लें, अगर कोई और बेहतर सूरत हाल आपको नजर आती है तो आप बेशक वो इख्तियार कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में इससे बेहतर मौका आपके पास नहीं है। आप अपने बेटे के लिए अपना करियर तो दांव पर नहीं लगा सकते ना। यहां पे मिनिस्टर ने प्रेस की, अखबार की और अदालत में सबूतों के बहुत सारे प्रेशर जो हैं वो जस्टिस नयाज पर लगाए और इन सब बातों के बदले में अब लग रहा है कि जस्टिस नयाज मानने के लिए तैयार हो चुके हैं।
जस्टिस नयाज उनकी बात के जवाब में खामोश रहे और चीफ मिनिस्टर को उनके तासुरात से अंदाजा हो चुका था कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपना एतमाद खो रहे हैं और शायद अब वो पहली बार अपने अमल के नताइज पर गौर कर रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर उनके सामने रख रहे थे। और फिर वो कहने लगा कि देखें, अयाज हैदर जो है और इसके जितने भी लोग हैं, इनको तो हर पिंजरे से निकलना आता है, मगर आप और मैं इतनी चाबियां नहीं बदल सकते, तो बेहतर है कि एक बाइज्जत सेटलमेंट के साथ इस मामले को खत्म कर लें। और इस पर चीफ मिनिस्टर का लहजा और मुस्तहकम था और नयाज साहब कहने लगे कि कौन सी सेटलमेंट? मेरी खामोशी के एवज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की एक सीट? जस्टिस नयाज ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा तो बताएं आप क्या करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जज बनना कोई मामूली बात तो नहीं है ना? और जस्टिस नयाज कहने लगा कि मेरे लिए मामूली है, मैं जो कुछ गंवा कर ये ओहदा हासिल कर रहा हूं ना, वो ऐसे बहुत से ओहदों से बढ़कर है। और आखिरकार जस्टिस नयाज मान गए और कहने लगे कि मुझे अयाज हैदर से कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगर कुछ चाहिए तो आपसे ये गारंटी चाहिए कि मुझे वाकई सुप्रीम कोर्ट में सीट मिल जाएगी, और मैं सिलसिले में वाज़े यकीन दहानी चाहता हूं। और मिनिस्टर, जो कि अपने सारे हथकंडे इस्तेमाल करने के बाद अब कामयाब हो चुका था, कहने लगा, मैं आपको अपनी जुबान देता हूं, मुझ पे भरोसा होना चाहिए आपको। आपके साथ किया जाने वाला हर वादा हर सूरत में पूरा किया जाएगा। और फिर जस्टिस नयाज ने एक तवील सांस ली और कहने लगे, ये तो वक्त ही बताएगा। और अब उनके पूरे वजूद से शिकस्त फौरी तौर पर अया हो रही थी और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। इस सीन में मैंने बहुत सी लाइंस इसलिए स्किप की हैं क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा बोर करता है हमें ये सीन। खैर बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ, और अगला सीन वहीं से शुरू होता है जहां पे अलीज़े सिकंदर उस कॉन्सर्ट में आई होती है और बाहर बैठी होती है और उसके सामने कौन आ रहा होता है? जुनैद। अब जुनैद उसके करीब आया और कहने लगा, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि आप म्यूजिक को इतना नापसंद करती होंगी। उसके करीब आते हुए बड़े ही खुशगवार लहजे में कह रहा था, और अलीज़े ने उसके तबसरे पर मुस्कुराकर कहा कि आपका अंदाजा ठीक नहीं है, मैं म्यूजिक को कतई नापसंद नहीं करती। अच्छा तो फिर इस वक्त यहां आपकी मौजूदगी क्या जाहिर कर रही है? वो उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। मैं कुछ देर खामोशी में बैठना चाहती थी इसलिए बाहर निकल आई, उसने वजाहत की। और फिर जुनैद कहने लगा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने भी आपको डिस्टर्ब कर दिया, और उसका लहजा इस पर माजरत खाना था। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो क्या मैं बैठ सकता हूं यहाँ पे? वो उससे कुछ फासले पर बैठ गया और वो कुछ देर तक दोनों खामोश रहे, और फिर इस खामोशी को एक बार फिर जुनैद ने ही तोड़ा। एक बात बताएं, आपको खामोश रहना अच्छा लगता है? और वो उसके सवाल पर हैरान हुई। पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है, जुनैद ने जवाब दिया। और अलीज़े कहने लगी कि क्या खामोश रहना? और उसने कहा कि हाँ। और अलीज़े फिर हैरान हुई और कहने लगी कि दूसरों का खामोश रहना? और वह हंसा और कहने लगा, नहीं भाई, अपना खामोश रहना। और अलीज़े ने उसे गौर से देखा और फिर कहने लगी कि लेकिन आप तो खामोश नहीं रहते हैं ना? और जुनैद एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ा। आपको लगता है कि मैं बहुत बातें करता हूं? वो जैसे उसके तबसरे पर पूरी तरह से महसूस हुआ था। बहुत तो नहीं, मगर बातें तो करते हैं आप, उसने कहा। और फिर जुनैद कहने लगा कि मजबूरी है, थोड़ा बहुत तो बोलना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल खामोश अगर मैं रहा तो काम तो नहीं चलेगा ना मेरा। और अलीज़े ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो फिर बस सिर्फ हल्का सा मुस्कुराई थी।
अच्छा, आप यहाँ पहले कभी आई हैं? जुनैद ने उससे पूछा तो अलीज़ा कहने लगी कि हाँ, चंद बार ही आई हूँ। कैसी लगी ये जगह आपको? अच्छी है। सिर्फ अच्छी? वो हैरान हुआ। आपके पास सुपरलेटिव्स नहीं है इस जगह के लिए क्या? और अलीज़ा ने कंधे उचकाए। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि बहुत अच्छी है। और वो एक बार फिर हंसा। असल में मैं ऐसी जगहों पर ज्यादा आराम महसूस नहीं करती, उसने मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहा। तो वो कहने लगा, अरे ये तो बहुत ही अजीब बात है, मैं तो यहाँ बिल्कुल घर का सा आराम महसूस करता हूँ। और अलीज़ा कहने लगी कि हाँ, शायद अपने अपने अपार्टमेंट की बात है। और वो इसी तरह से बातें करते रहे और हंसते रहे और फिर कहने लगा वो कि मुझे तो सैर व सयाहत में खासी दिलचस्पी है, चाहे वजह जो भी हो। एंड आई लव टू बी हियर देयर एवरीवेयर, दैट्स वेयर मेन डिफर फ्रॉम विमेन। वो कहकर एक लम्हे के लिए रुका और शायद वो अलीज़ा का रद्द-ए-अमल देखना चाहता था, लेकिन वो उसे खामोश पाकर उसने अपनी बात को जारी रखा और कहने लगा कि ये जगह तो छुट्टियां गुजारने के लिए बेहतरीन है और मेरी हमेशा ही ख्वाहिश थी कि मुझे कभी ऐसी किसी जगह पर कोई भी प्रोजेक्ट मिल जाए। पहाड़ी इलाके में कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन करना ज्यादा मुश्किल तो होता है, बहुत सी चीजों का ख्याल भी रखना पड़ता है और आपकी पोटेंशियल और कैलिबर का टेस्ट होता है ये जगह। और एक ही प्रोजेक्ट से आपको अंदाजा हो जाता है कि आप कितने पानी में हैं। वो जितनी दिलचस्पी से उसे बता रहा था, वो इतनी गैर दिलचस्पी से उसे सुन रही थी। हालांकि देखने में तो बहुत थोड़ा सा काम है जो मुझे करना है, और किसी बिल्डिंग का एक्सटेंशन और रेनोवेशन करने में आर्किटेक्ट के पास काम का इतना मार्जिन भी नहीं होता जितना एक नई बिल्डिंग, एक फुल फ्लैश्ड बिल्डिंग बनाने में काम होता है। मगर मैं फिर भी इस प्रोजेक्ट को एंजॉय कर रहा हूँ, अच्छा तजुर्बा है। और फिर बात करते करते वो एकदम रुक गया और कहने लगा कि आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी ना। और तब अलीज़ा का दिल चाहा कि वो उससे कहे कि उससे खासी ताख़ीर से इस बात का एहसास हुआ है, मगर उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं बस समझने की कोशिश कर रही हूँ। आपको आर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है? नहीं, मुझे है, मैं पेंटिंग्स करती हूँ, मगर पेंटिंग और आर्किटेक्चर में बहुत फ़र्क होता है। आर्किटेक्चर खासी टेक्निकल चीज़ है शायद। चले, ये टॉपिक भी गया। उसने जुनैद को बहुत मध्यम आवाज़ में बुड़बुड़ाते सुना और हैरत से उसके चेहरे को देखा। उसका तबसरा खासा गैर मुतल्लिक था। अच्छा, आपका दिल नहीं चाहा कि यहाँ आकर आप कुछ पेंट करें? उसने फौरन ही अगला सवाल किया। क्योंकि आर्टिस्ट और पेंटर्स तो ऐसी जगहों से बहुत इंस्पायर होते हैं। वैसे आप क्या बनाती हैं, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट? ये तो मूड पे डिपेंड करता है। अक्सर लैंडस्केप, और बाकी दोनों में तो मुझे कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। फिर तो आपको अपना कैनवस लेकर आना चाहिए था ना यहाँ पे। और अलीसे को बहुत अरसे बाद अचानक उस वक्त एहसास हुआ कि एक लंबे अरसे से उसने बाकी कोई लैंडस्केप बनाने की कोशिश ही नहीं की थी, और ये बाकी बहुत हैरत की बात थी कि यहाँ आकर भी उसे कुछ बनाने की तहरीक नहीं हो रही थी। चारों तरफ फैले हुए रंगों और खूबसूरती के बावजूद उसने गहरी सांस ली, और जुनैद अभी तक उसके जवाब का मुंतजर था, और वो कहने लगी कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मगर मैं वाकई अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आई। एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा। और जुनैद ने बड़ी लापरवाही के साथ कहा कि चले, कोई बात नहीं, अगली बार सही। और इससे पहले कि उससे कुछ कहती, जुनैद के मोबाइल की बीप सुनाई देने लगी, और जुनैद ने अपना मोबाइल निकाल कर कॉल का नंबर चेक किया, और अलीज़ा ने उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैलते हुए देखी। हाँ, ये यकीनन मेरी अम्मी होंगी, उसने अलीज़ा की तरफ देखते हुए कहा और मोबाइल कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जुनैद दूसरी तरफ से होने वाले सवालात के जवाब देने में मसरूफ था।
अरे नहीं, अब मुझे बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं है और मैंने अभी आधा घंटा पहले ही चेक करवाया, बिल्कुल नॉर्मल था। अरे हाँ, जी, जी, मैंने जुश्रांदा भी लिया है और पिछले 2 घंटे में 2 बार आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि गले की हालत कैसी है। वो दूसरी तरफ से अपनी अम्मी की बात सुनते हुए अचानक हँसा। जी, जी, अम्मी, मैंने स्वेटर भी पहना है और जैकेट भी पहनी हुई थी, लेकिन इस वक़्त वो मेरी गोद में पड़ी है क्योंकि आज सर्दी ज़्यादा नहीं है, तो मैं पहन लूँगा ना। हाँ, हाँ, अम्मी कह रहा हूँ ना कि पहन लूँगा। अच्छा, अच्छा, अभी पहन लेता हूँ, ठीक है, रुकें आप। और अलीज़ा दिलचस्पी से उसे देखती रही और अब मोबाइल गोद में रखे बर्क रफ्तारी से जैकेट पहनने में मसरूफ़ था। जी, मैंने पहन लिया अब। वह मोबाइल पकड़कर मुस्कुराते हुए कह रहा था और फिर वो अचानक अपनी घड़ी देखने लगा और अलीसे ने उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट को बहुत गहरा होते हुए देखा। ओके, थैंक यू। वो अब कुछ कहने के बजाय दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ को सुन रहा था। ठीक है, थैंक यू। हाँ, चलें बात करवा दें। वो अब एक बार फिर किसी और से बात करते हुए शुक्रिया अदा कर रहा था। हाँ, मैं तो ठीक-ठाक हूँ, एन्जॉय कर रहा हूँ। तुम भिजवा देना मुझे। वह फ़ोन पर किसी और का नाम ले रहा था और एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए दूसरी तरफ आने वाली आवाज़ की बात सुनते हुए वो हँस रहा था। और कुछ ही देर बाद उसने खुदा हाफ़िज़ कहते हुए मोबाइल तो बंद कर दिया और फिर अलीज़ा से माज़रत ख़ाहाना अंदाज़ में कहा कि सॉरी, वो मैं घर बात कर रहा था। आप बहुत बोर हुई होंगी ना इस दौरान? इससे पहले कि वो कुछ कहती, मोबाइल पर एक बार फिर बीप होने लगी और वो एक बार फिर माज़रत करके कॉल रिसीव करने लगा। अगले 10-15 मिनट तक वो लगातार एक के बाद एक कॉल रिसीव करता रहा और मोबाइल बंद करते ही एक बार फिर बीप होने लगती और वो फिर गुफ्तगू में मसरूफ़ हो जाता और फिर उसने मोबाइल को बंद कर दिया। एक गहरा साँस लेते हुए उसने अलीज़ा से कहा कि वो दरअसल आज मेरे बर्थडे है ना, तो अब सुबह तक मोबाइल इसी तरह से बजता रहेगा। और अलीज़ा ने उसे मुबारकबाद दी और कहने लगी कि हैप्पी बर्थडे। वो पहले इसका अंदाज़ा शायद कर चुकी थी। अच्छा, मेरा ख़्याल है अब हमें अंदर चलना चाहिए ना, काफ़ी रात हो चुकी है। आप मज़ीद तो यहाँ बैठना नहीं चाहती होंगी ना अब? जुनैद ने खड़े होते हुए उससे कहा और वो भी उठकर खड़ी हो गई। और जुनैद के साथ सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने उससे पूछा कि आप बीमार हैं? बीमार हूँ नहीं, बीमार था। जुनैद ने मुस्कुराते हुए बताना शुरू कर दिया। चंद दिन पहले मुझे फ़ीवर और फ्लू था और अम्मी को फ़ोन पर आवाज़ से पता चल गया और फिर बस मेरी शामत आ गई। असल में 2-3 माह पहले मुझे टाइफ़ाइड भी हुआ था, तो कुछ अरसा तो मुझे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा था, इसलिए अम्मी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। हालाँकि यहाँ पर वैसी सर्दी नहीं है जिससे मुझे कोई परेशानी हो, लेकिन देखो वो फिर भी फ़िक्रमंद है, बिल्कुल रवायती अम्मा है मेरी तो। वो मुस्कुराता हुआ कहता गया और अलीज़ा ने उसे रश्क से देखा। आपकी अम्मी बहुत मोहब्बत करती हैं ना आपसे? और जुनैद ने खुशदिली से कहा कि हाँ, ख़ासी मोहब्बत। और आपको आपके फ्रेंड्स रिंग भी कर रहे थे ना? हाँ, कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ कज़िन्स और कुछ कॉलीग्स वग़ैरह। काफ़ी सोशल हैं आप। नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं। हाँ, मेरा सोशल सर्कल फिर भी वसी है। जुनैद ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, बहुत खुशकिस्मत हैं। उसने चंद लम्हों की खामोशी के बाद जुनैद से कहा और उसे वाक़ई जुनैद पर रश्क आने लगा था और जुनैद ने उसकी बात पर मुस्कुराकर उसे बड़े गौर से देखा। आप कल खाना खाएँगी मेरे साथ? जुनैद ने अचानक उससे कहा तो अलीसा ने कुछ हैरानी से उसे देखा क्योंकि उसके किसी भी सवाल का जवाब देने के बजाय जुनैद ने कुछ अजीब ही अंदाज में उससे खाने की ही ऑफर कर दी। और जुनैद ने जल्दी से वजाहत भी साथ कर दी इससे पहले कि
अलीज़ा की हैरानी में और इज़ाफ़ा होता और कहने लगा, दरअसल बर्थडे के सिलसिले में ही दावत दे रहा हूँ मैं आपको भी। तो आप मेरे साथ लंच करेंगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो उससे साफ इनकार तो कर देना चाहती थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। गैर महसूस तौर पर उसने जुनैद की बात पर सर हिला दिया और जुनैद बेख्तियार मुस्कुरा दिया। थैंक यू। और अलीज़ा ने महसूस किया कि जैसे वो इस ऑफ़र को कबूल करने पर खुश था। और इसके बाद अगर आप चाहें तो कल रात भी हम लोग यहाँ पे वॉक कर सकते हैं या फिर मैं आपको शाम को ही हाइकिंग पर लेके जा सकता हूँ। अच्छा ये बताएं, आप वापस इस्लामाबाद कब जा रही हैं? और अलीज़ा तो कुछ हैरत से उसे रुक कर देखने लगी। वो इस तरह शेड्यूल तय कर रहा था जैसे दोनों की बहुत ही पुरानी जान पहचान हो। और उसके अंदाज में जो था वो बेतकल्लुफ़ी नहीं थी, कुछ और था। शायद अपनायत थी या फिर वो उसे कोई नाम नहीं दे पा रही थी। और वह कहने लगी कि परसों जा रही हूँ वापस। कुछ देर उसे देखते रहने के बाद उसने जुनैद से कहा और वो एक बार फिर साथ-साथ चलने लगे और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। एक फिर से कहानी शुरू हो रही है लग रहा है अलीज़ा की ज़िंदगी में, लेकिन इस बार आने वाला शख्स काफ़ी पॉज़िटिव वाइब्स दे रहा है। एक बार फिर से अलीज़ा को वो तमाम रिश्ते और वो रिश्तों की महरूमियाँ जिनका वो शिकार है, वो बाहर नज़र आ रही हैं। और वो हसरत भरी नज़रों से अगर जुनैद को देख रही है तो उसकी वजह सिर्फ़ यही है कि उसकी चाहने वाली माँ, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार उसकी ज़िंदगी में थे, जो कि अलीज़ा सिकंदर की ज़िंदगी में कहीं पे भी नहीं थे। और क्या वो फिर से जैसे ज़ुल्करनैन की बारी उसे वो अपनायत और वो रिश्ते जब बाहर नज़र आए थे तो वो बेवकूफ़ी कर बैठी थी या वो अट्रैक्ट हो गई थी उसकी तरफ, क्या एक बार फिर से ऐसा होगा? जानेंगे हम आने वाली एपिसोड्स में। आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख़्याल।